गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन स्टेम। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या असंगत संरचनाओं का ये पहला पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट। इस पहले पार्ट के अंतर्गत हम लोग सामान्य एबनॉर्मल स्ट्रक्चर से पूर्व की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि हो क्यों रहा है। असंगत वृद्धि को समझने से पहले या असंगत संरचनाओं को समझने से पहले हम सामान्य संरचनाओं के बारे में, सामान्य स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी भी किसी भी प्लांट के स्टेम की अनुपस्थिति काटी जाती है, उस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले एक एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के बाद में आंतरिक भाग में एंडोडर्मिस स्थित होती है। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के मध्य का भाग होता है, वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स विभेदित हो सकता है, जिसके अंतर्गत हाइपोडर्मिस पाया जा सकता है, या फिर वो पूर्ण रूप से अविभेदित होता है। इसके अतिरिक्त एक पेरिसाइकिल की पतली सी परत होती है, फिर इसमें जाइलम पाया जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम के समूह के अंतर्गत होगा क्या, एंडोडर्मिस के आंतरिक भाग की ओर फ्लोएम की एक परत होती है। फ्लोएम के बाद में कैम्बियम की परत होती है और कैम्बियम के बाद में जाइलम समूह पाया जाता है। क्योंकि डाइकोट स्टेम के अंतर्गत एंडोडर्मिस पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती या फिर वो हार्सित हो जाती है, इसलिए 7 पुल छोटे छोटे समूह के अंतर्गत स्थित होते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी उस समय क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण होगा, तो आंतरिक भाग में पूर्ण रूप से जाइलम भर जाएगा, जबकि बाह्य भाग में पूर्ण रूप से फ्लोएम उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की एक सामान्य से संरचना डाइकोट स्टेम के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अब रही बात एबनॉर्मल क्या हुई। एबनॉर्मल का मतलब हुआ असामान्य। जैसे कॉर्टेक्स क्षेत्र में किसी भी प्रकार के 7 पुल नहीं पाए जाते। अब मान लो जाइलम पाए जाए या फिर फ्लोएम उपस्थित हो, या जाइलम फ्लोएम युक्त पूरा 7 पुल उपस्थित हो, तो वो एक एबनॉर्मल होगी। इस स्टेम की केंद्रीय भाग, जिसको हम पिथ कहते हैं, उसमें भी 7 पुल नहीं हो और उस स्थान पर भी जाइलम फ्लोएम या दोनों ही समूह पाए जाए, अगेन वो असामान्य स्थिति होगी इसकी। या फिर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आंतरिक सतह की ओर जाइलम बनता है, उसके स्थान पे फ्लोएम बन जाए या पैरेन्काइमेटस सेल्स बन जाए, तो वो एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये संरचनाएं पादपों में पाई जाती है, इसका मतलब इसका कोई न कोई रोल होगा। तो हम सबसे पहले एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के पहले पार्ट में सामान्य इंट्रोडक्शन करते हैं, स्टेम से संबंधित क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेम को हम सीधे से प्रारूप में 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इरेक्ट्स ऊर्ध्व स्तंभ या फिर मजबूत अथवा स्ट्रांग स्टेम, मजबूत होगा, और दूसरा होता है दुर्बल प्रवृत्ति के वीक स्टेम होते हैं। क्योंकि ये इरेक्ट्स पहले से सीधे खड़े हैं, इसके आंतरिक भाग में पाए जाने वाले उत्तक पहले से ही स्केलेनकाइमेटस प्रकार के हैं। मैकेनिकल टिश्यूज इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको अतिरिक्त सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती। केवल नॉर्मल टिश्यूज के द्वारा या जो नॉर्मल टिश्यूज उपस्थित होते हैं उसके द्वारा ही इस पादप भाग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान हो जाता है, इसलिए एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या अतिरिक्त स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। सेकेंड नंबर की वीक स्टेम जो दुर्बल है, उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए इनमें सामान्य उत्तक के अतिरिक्त विशेष उत्तक पाए जाते हैं। इन्हीं
उत्तकीय संरचना को एबनॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर सामान्य तौर पर प्राइमरी ग्रोथ के दौरान या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा उत्पन्न होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा डेवलप होने वाली इन एनामोलस या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। विक स्टेम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है ट्रेलिंग और दूसरा होता है क्लाइंबिंग। इसको हिंदी में हम नाम देते हैं तल सर्पी और इसको नाम देते हैं आरोही। चूंकि ये दुर्बल है इसलिए सीधे खड़े नहीं रह सकते। तो जो पादप स्टेम जमीन पर लेटे रहते हैं उनको नाम देते हैं ट्रेलिंग, तलसर्पी। तलसर्पी को भी हम सिंपल सा दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोस्ट्रेट और डिक्यूमेंट, शयान और विसर्पी। इस प्रकार के पादप भाग, जैसे ये जमीन के ऊपर लेटा हुआ है तो इसका शीर्ष भाग भी जमीन के समांतर ही होता है। डिक्यूमेंट के अंतर्गत शीर्ष भाग होता है वो ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। तो ये जो पादप भाग होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? दुर्बल है, इसीलिए अपने भार को सहन नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप ये जमीन के ऊपर ही ऊपरी सतह पर लेटे हुए होते हैं, तलसर्पी कहलाता है। दूसरे वे दुर्बल तने युक्त पादप हैं जिनका तना तो दुर्बल है लेकिन किसी सहारे की सहायता से ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं, प्रकाश की ओर करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म प्रकार के होते हैं। इन पादपों को सहारे के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है। जैसे एक तना ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ से कुछ स्प्रिंग नुमा संरचना विकसित हो जाती है या हुक संरचना विकसित हो जाती है, मूलीय संरचना विकसित हो जाती है जो किसी सहारे से अटक कर उसके साथ में संयोजन करके जुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप पादपीय भाग ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। जैसे हम सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी से पकड़ने के लिए कुछ न कुछ हैंडल होते हैं, उसकी सहायता से हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये पादप भी ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस सहारे के चारों ओर तना स्वयं लिपटता हुआ आगे की ओर बढ़े, लिपटता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े, अथवा तना अपने तने के चारों ओर ही लिपटता हुआ ऊपर की ओर बढ़े। दो तीन शाखाएं जो आपस में लिपटती हुई ऊपर की ओर ग्रोथ करें। ऐसे पादपों को क्लाइंबिंग प्रकार के अथवा आरोही पादप कहते हैं। ये अगेन दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनको इस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब आरोही पादप कई प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कि इसके लिए आरोहण के लिए, क्लाइंबिंग के लिए किस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। जैसे रूट क्लाइंबिंग प्लांट, मनी प्लांट का नाम सुना होगा आपने, मनी प्लांट जो दीवार के सहारे की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस स्तंभ से कई प्रकार की छोटी छोटी मूल विकसित होती है और ये मूल उस दीवार से चिपक जाती है और इसकी सहायता से धीरे धीरे प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता है। हम इस पोथास या मनी प्लांट को बोतल में डाल करके दीवार के पास में रखें तो धीरे धीरे ये ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है और प्लांट पूर्ण रूप से दीवार से चिपका हुआ मिलेगा। इसी प्रकार के हुक लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है या फिर शूल बनती है, कांटों का निर्माण होता है या फिर परतान होता है। तो इसके आधार पर टेंड्रिल या परतानी संरचना समझते होंगे, स्प्रिंग नुमा एक संरचना बनती है जो सेम के बीज मटर में विकसित होती है। थॉर्न कांटे बनते हैं, पिकली शूल का निर्माण होता है अथवा हुक बनते हैं जिसकी सहायता से ये प्लांट ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इसी के आधार पर उसको हुक क्लाइंबिंग, पिकले क्लाइंबिंग, थॉर्न क्लाइंबिंग एंड टेंड्रिल क्लाइंबिंग कहते हैं। तो यहाँ तो इन पादपों में विशेष संरचना स्तंभ से विकसित होती है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ जो प्रकार होता है वो कहलाता है स्टेम क्लाइंबिंग। कौन सा कहलाएगा? स्तंभ की सहायता से क्लाइंबिंग कर रहा है, पूरा का पूरा तना लिपट रहा है और लिपटते हुए वो पादप भाग ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
कई प्लांट आपने देखा होगा, इसमें से रेलवे क्लीपर सबसे बड़ा है। तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करें, एक तो होता है ट्विनस, एक होता है लाइनस अथवा वुडी ट्विनस या वुडी क्लाइंबिंग। ट्विनस जिसको सिंपल सी भाषा में वल्लरी पादप कहते हैं। वल्लरी पादप आरोहण होता है, लेकिन किसी बेलनाकार सहारे के चारों ओर उसके लिपटता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार की पादपों में तना होता है वो हरे रंग का होता है, दुर्बल होता है। लेकिन लाइनस या वुडी क्लाइंबर के अंतर्गत तना होता है वो काष्ठी होता है, मोटा तना होता है, लेकिन वो भी उस बेलनाकार सहारे की ओर चारों ओर लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ता है। कई प्रकार की बेल होती है, कठलताएं जिनको हम कहते हैं, उनका तना मजबूत होता है, काष्ठी होता है, लेकिन वो किसी पेड़ की शाखा या तने के चारों ओर लिपटता हुआ शीर्ष भाग तक पहुंचने का कार्य करता है। तो इनको नाम देते हैं स्टेम क्लाइंबिंग। अब इसमें से किसमें एबनॉर्मल स्ट्रक्चर पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है? तो सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है वो ट्विनस प्रकार के और लाइनस या वुडी क्लाइंबिंग प्लांट्स में होता है, कठलताओं में होता है। बाकी सभी में नहीं है, क्योंकि इनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए पहले से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन ये पादपों में, इन पादपों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए सामान्य स्ट्रक्चर के स्थान पर या फिर सामान्य संरचनाओं के साथ साथ एक्स्ट्रा संरचनाएं पाई जाती है, वो ही एबनॉर्मल कहलाती है। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अभी हमारे पास में कि एबनॉर्मल स्ट्रक्चर क्यों विकसित होती है। ये सामान्य तौर पर दुर्बल तने युक्त पादपों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकसित होती है। इसके साथ साथ में दुर्बल सपोर्ट प्रदान करने के साथ साथ में जल संचरण, वाटर ट्रांसलोकेशन और ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लोकेशन के लिए, ट्रांसलोकेशन के लिए भी ये स्ट्रक्चर प्रयुक्त होती है। केशव ने एबनॉर्मल स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ पॉइंट बताए हैं जिसको समझने से स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें उस पादप भाग की इंटरनल स्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं देखनी, अरेंजमेंट देखना है कि कौन सा भाग कैसा पाया जाता है। पहले एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस होती है जो विकसित होती है, उसके बाद में फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है, जाइलम होता है, पित्त होता है, मेडुलरी बनती है। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। सेकेंड नंबर प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसकी अंतर्गत प्रोकेम्बियम से डेवलप होने वाली संरचना है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, दो चीज़ें, उनकी लोकेशन किस जगह पर है, कैसी है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर और डेवलप होती है, जैसे वेसल्स बनती है या ट्रैकेज बनती है। इसके बाद में सेकेंडरी इंटरनल स्ट्रक्चर, जब सेकेंडरी ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाएगी उस समय कैम्बियम के द्वारा डेवलप होने वाले सेकेंडरी टिश्यूज जैसे सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, उनकी स्थिति कहाँ पे है, इनके फलस्वरूप प्राइमरी टिश्यूज कहाँ पर विस्थापित हो चुका है। तो सेकेंडरी इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें पढ़ना है। नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किस प्रकार की? नॉर्मल का मतलब सामान्य जो कैम्बियम है वो डिवाइड होकर के बाहर की और फ्लोएम का निर्माण करता है, आंतरिक सतह पर जाइलम का निर्माण करता है। ये नॉर्मल ग्रोथ हो रही है इसकी। जब दो सेवनकुल के मध्य पाए जाने वाला एडा है वो जाइलम और फ्लोएम के साथ साथ मेडुलरी का निर्माण करता है, ये एक कंडीशन होगी। तो इस नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम से डेवलप होने वाले सेकेंडरी तक उनकी स्थिति और मेडुलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 4 पॉइंट समझने के बाद में इसके अलावा जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उनको सबको हम एनामोलस स्ट्रक्चर नाम देते हैं। अब ये एनामोलस स्ट्रक्चर सेकेंडरी ग्रोथ से डेवलप हुई है या फिर प्राइमरी ग्रोथ से हुई है। इसके बाद एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ क्यों हुई, कि पित्त के अंतर्गत जाइलम बने, इसका बनने का कारण क्या है, रीजन क्या है, और फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि महत्व क्या है। इसके संदर्भ में हम इस एनामोलस स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस सामान्य से टॉपिक से ये क्लियर हो जाता है कि सामान्य तौर पर एनामोलस स्ट्रक्चर है या फिर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, वो
विक स्टेम और मुख्य रूप से स्टेम क्लाइंबिंग प्लांट्स में विकसित होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे एनामोलस या एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कितने प्रकार की होती है के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।